नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर धीरज भत्ते, हिंदी विभाग प्रमुख, संजीवनी महाविद्यालय चाकोली। आज के इस ऑनलाइन ताशिका में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बीए, बीकॉम, बीएससी द्वितीय वर्ष एसएल हिंदी के पाठ्यक्रम के अंतर्गत एक एकांकी औरंगजेब की आखिरी रात को हम देख रहे हैं। इसके पूर्व के ताशिका में हमने हिंदी एकांकी का स्वरूप और डॉक्टर रामकुमार वर्मा का परिचय देखा था। आज हम डॉक्टर रामकुमार वर्मा का एकांकी औरंगजेब की आखिरी रात को हम देखने वाले हैं। हम इस एकांकी का पठन करेंगे। इसके पूर्व भी मैंने आपको बताया है कि ये जो एकांकी है वह 17 पृष्ठों की है। एकांकी का आकार वैसे तो छोटा होता है, लेकिन आकार से ये जो एकांकी है थोड़ी बड़ी है। इस एकांकी में कुल मिलाकर 5 पात्र हैं, जिनमें से केंद्रीय पात्र के रूप में आलमगीर औरंगजेब है, जो इस समय मुगल सम्राट है, जिसकी अवस्था 89 वर्ष की है। उसके बाद दूसरा जो चरित्र है जीनत उन्नीसा बेगम, आलमगीर औरंगजेब की पुत्री है। ये जो 2 चरित्र हैं, इन 2 चरित्रों के संवाद ही एकांकी के कथानक को चरम सीमा तक ले जाते हैं। अन्य जो 3 चरित्र हैं वो गौण हैं, जिनमें करीम नाम का एक चरित्र इस एकांकी में एक सिपाही के रूप में है, और अन्य जो चरित्र है उसमें हकीम और कातिब है। इस एकांकी के स्थान को लेकर भी हमने चर्चा की थी। इसका स्थान अहमदनगर का किला है, और इस एकांकी की जो कथा वस्तु है उसका समय 18 फरवरी सन 1707 ईस्वी सन का है। रात्रि के 3 बजे का समय है। इसके पूर्व भी मैंने बताया था कि इस एकांकी के आरंभ में लगभग 2 पृष्ठों के रंग संकेत दिए हैं। रंग संकेत को लेकर भी मैंने इसके पूर्व चर्चा की है। संवादों के बीच बीच में जो कोष्टक में कुछ संकेत दिए जाते हैं, जो संकेत अभिनय के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे कि हम देखते हैं एकांकी को तो हमें पढ़ना ही है, परंतु ये जो संकेत है इस एकांकी के अंतर्गत अनेक संकेतों का प्रयोग एकांकीकार ने किया है। उदाहरण के तौर पर खांसते हुए धैर्य के स्वर में बीच में विवल होकर बीच में ही खांसी आती है, रुकना, सोचना, तीव्र भाव से, इस प्रकार के कोष्टक में जो संकेत होते हैं एकांकी के देश काल वातावरण को हमारे सामने उपस्थित करते हैं। और इस एकांकी के आरंभ में लगभग 2 पृष्ठों का संकेत दिया है, जिसके कारण इस एकांकी की जो पृष्ठभूमि है वो तो हमारे सामने आती ही है, परंतु एक चित्र हमारे आँखों के सामने उपस्थित होता है। मैं इस एकांकी का पठन कर रहा हूँ। आरंभिक जो रंग संकेत है उसको मैं पढ़ रहा हूँ। बीजापुर और गोलकुंडा की 6 रियासतों पर विजय प्राप्त करने के बाद जब औरंगजेब ने मराठों का अंत करने का निश्चय किया तो उन्हें अपनी असफलता स्पष्ट दिख पड़ने लगी। पढ़ते समय जहाँ भी मुझे आवश्यक लगा वहाँ उसका मैं स्पष्टीकरण करते चलता हूँ। जैसे कि हम जानते हैं औरंगजेब की ये जो विजयी जो दौड़ है
दक्षिण से शुरू होती है। बीजापुर और गोलकुंडा को प्राप्त करने के बाद, उस पर जीत हासिल करने के बाद वे महाराष्ट्र, विशेषकर मराठों का या छत्रपति शिवाजी का अंत करने का निश्चय करते हैं। परंतु हम देखते हैं कि अंतिम समय तक उनका ये जो सपना था मराठों का या छत्रपति शिवाजी का अंत करने का या उनको नेस्तनाबूद करने का, वो कदापि पूरा नहीं होता है। तो इस प्रकार अपने जीवन के अंतिम चरण में, जिस समय वह मरणासन्न स्थिति में है, अंतिम सांसें गिन रहे हैं, ऐसी अवस्था में उनके चेहरों के सामने स्पष्ट एक प्रकार की असफलता दिखाई देती है। उन्होंने जब छत्रपति शिवाजी के पुत्र संभाजी को सपरिवार बंदी बना लिया और उनके सामने इस्लाम धर्म में दीक्षित होने का प्रस्ताव रखा, तो संभाजी ने घृणा के साथ उस प्रस्ताव को ठुकराते हुए औरंगजेब के प्रति अत्यंत कटु शब्दों का व्यवहार किया। तो इस प्रकार एक महत्वपूर्ण जो घटना है, इस घटना का उल्लेख करते हुए जिस समय औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी के पुत्र संभाजी तथा उनके परिवार को बंदी बनाया था, उसके बाद औरंगजेब ने संभाजी के सामने इस्लाम धर्म में दीक्षित होने का प्रस्ताव रखा था। परंतु संभाजी ने उस प्रस्ताव की घृणा करते हुए, उसको ठुकराते हुए औरंगजेब के प्रति अत्यंत कटु शब्दों का व्यवहार करते हैं, जिसके फलस्वरूप संभाजी राजे को बड़ी निर्दयता से उनकी हत्या की जाती है। तो इस प्रकार संभाजी के द्वारा औरंगजेब का ये जो प्रस्ताव है, उसको ठुकराने के बाद बड़ी ही निर्दयता के साथ संभाजी का कत्ल औरंगजेब करते हैं। उनके कत्ल होते ही मराठों में क्रांति की ज्वाला भड़क उठती है और उसके बाद निरंतर 17 वर्षों तक ये जो भयंकर संघर्ष है वह चलता रहता है। दिन ब दिन औरंगजेब के या मुगल सेना के जो सेना है, मुगलों की जो सेना है, दिनों दिन विलासी बनती जा रही है। उसके फलस्वरूप प्रत्येक लड़ाई में औरंगजेब को बहुत हानि उठानी पड़ रही है। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण घटना हम उसको मान सकते हैं। इस एकांकी के अंतर्गत हमने इसके पूर्व चर्चा की है कि औरंगजेब मृत्यु की शैया पर लेटा हुआ है और उस समय अपने जिंदगी भर के किए हुए जो कृत्य हैं उसको याद आ रहे हैं। जो महत्वपूर्ण जो घटना है, उन घटनाओं का उल्लेख एकांकीकार ने एकांकी के आरंभ में किया है, रंग संकेतों के अंतर्गत किया है। तो ये एकांकी की पार्श्वभूमि है। तो इस प्रकार एक के बाद एक कई जो घटनाएं हैं उसका उल्लेख एकांकीकार ने इसके अंतर्गत किया है। सन 1706 में औरंगजेब ने देखा कि उनकी सेना अब अत्यंत विशृंखल और आलसी हो गई है। राज्य की आर्थिक दशा भी चिंताजनक हो रही है। लड़ाई की हानि जजिया कर से पूरी नहीं हो रही है। जलालुद्दीन अकबर के समय से संचित आगरा और दिल्ली के किलों की समस्त संपत्ति दक्षिण की लड़ाइयों में समाप्त हो चुकी है। 3-3 महीनों से सिपाहियों का वेतन नहीं दिया गया है। तो इस प्रकार औरंगजेब के अंतिम चरण की ये महत्वपूर्ण घटनाएं 1706 ईस्वी सन के आसपास की यह घटना है। औरंगजेब के सामने इस प्रकार ये जो असफलता है, हार है, दिखाई देने लगती है। जैसे जैसे ये बूढ़े हो रहे हैं वैसे वैसे उनकी जो सेना है आलसी हो रही है।
राज्य की आर्थिक जो दशा है वह चिंताजनक हो रही है। लड़ाइयों के खर्चे पहले जिस जजिया कर के माध्यम से वो पूरी करते थे, अब उस जजिया कर के माध्यम से लड़ाइयों का खर्चा पूरा नहीं हो रहा है। जलालुद्दीन अकबर के समय से संचित की हुई जो संपत्ति है, विशेषकर आगरा और दिल्ली के किलों की समस्त जो संपत्ति है, दक्षिण की लड़ाइयों में समाप्त हो चुकी थी। तो इस प्रकार औरंगजेब के अंतिम समय में 3-3 महीनों से सिपाहियों का वेतन भी नहीं दिया जा रहा है। तो इस प्रकार औरंगजेब के सामने कई सारी जो समस्या हैं यहाँ उपस्थित होती है या देखने को मिलती है। राज्य की इस दुर्व्यवस्था के साथ वे अवव्रत हो गए हैं। पहले जैसी शक्ति अब उनके शरीर में नहीं रही। उनका विजयी स्वप्न निराशा में तिरोहित हो चला है। उनकी चिंताएं उन्हें चैन नहीं लेने देती। अंत में हताश होकर अहमदनगर लौट आते हैं। वे इस समय अहमदनगर के किले में बीमार पड़े हुए हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि औरंगजेब का जो अंतिम समय है वो बहुत ही बुरा रहा है। राज्य की जो व्यवस्था है अर्थात वह कमज़ोर होती है। राज्य की दुर्व्यवस्था के साथ औरंगजेब भी वृद्ध हो गए हैं। पहले जैसी उनके शरीर में शक्ति नहीं है। उनके जो विजयी सपने थे वह अब पूरे नहीं हो रहे हैं। उनकी जो चिंता है उनको सता रही है, चैन की सांस नहीं लेने दे रही है। तो इस प्रकार अपने जीवन के अंतिम चरण में वे हताश होकर औरंगजेब अहमदनगर के किले में लौट आते हैं। अहमदनगर के किले पर आने पर वह बीमार पड़ते हैं। इस समय उनका जो शरीर है बीमारियों के कारण और इस प्रकार की जो निराशा है उसके कारण टूट जाता है। उन्हें ज्वर और खांसी है। इस समय उनकी अवस्था 89 वर्ष की है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इस एकांकी की जो पार्श्वभूमि या पृष्ठभूमि क्या है, अर्थात ये सारी जो घटना है, इन घटनाओं के माध्यम से एकांकीकार को एक विषय मिला है और उसको आधार बनाते हुए इस एकांकी का निर्माण किया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 89 वर्ष के वृद्ध आलमगीर औरंगजेब हैं। इस समय उनका शरीर बीमारियों के और निराशा के कारण टूट चुका है। उन्हें कई बीमारियां जिसमें ज्वर और खांसी जैसी जो बीमारियां हैं उनको सता रही है। अब इस समय वह अहमदनगर के किले पर बीमार पड़े हैं। अब यहाँ से हम देखते हैं कि एकांकी किस प्रकार प्रारंभ होती है। प्रारंभ में एकांकी का जो देशकाल वातावरण है इस रंग संकेतों के माध्यम से हमारे सामने उपस्थित होता है। अर्थात अहमदनगर के किले का एक कमरा है। उस कमरे में एक साधारण से पलंग पर वह लेटे हुए हैं। उनके सिरहाने में सफ़ेद रेशम का तकिया है जिसके दोनों बाजुओं में जरी की हल्की पट्टियां हैं। तो इस प्रकार ये वर्णन है वहाँ की जो व्यवस्था है, वहाँ का जो वातावरण है, उस वातावरण का परिचय हमें यहाँ होने लगता है। तो इस प्रकार एक साधारण से पलंग पर वह लेटे हुए हैं। सिरहाने एक सफ़ेद रेशमी तकिया है। उस तकिए के दोनों बाजुओं से जरी की हल्की पट्टियाँ दिखाई दे रही है। अर्थात ये जो प्रसंग है अर्थात वह हमारे आँखों के सामने उपस्थित हो जाता है। वे एक सफ़ेद रेशम की चादर कमर तक ओढ़े हुए हैं। दुबला पतला शरीर, कटी छटी सफ़ेद दाढ़ी, नाक लंबी किंतु वृद्धावस्था के कारण कुछ झुकी हुई। वे सफ़ेद लंबा कुर्ता पहने हुए हैं जो रेशमी तनी से दाहिने कंधे तक कसा हुआ है।
गले में मोतियों की एक बड़ी माला पड़ी है, जिसके मध्य में एक बड़ा नीलम जड़ा है, हाथ में तस्बीह है। तो इस प्रकार का जो दृश्य हम देख रहे हैं, इस प्रकार का हम अनुभव कर रहे हैं, या इस प्रकार की हम कल्पना कर रहे हैं कि औरंगजेब इस अवस्था में किस प्रकार अर्थात उस पलंग पर वह लेटा हुआ है। जैसे कि हम देखते हैं कि एक सफ़ेद रेशम की चादर कमर तक ओढ़े हुए वो पड़े हैं। इस समय बुढ़ापे के कारण उनका जो शरीर है दुबला पतला हो गया है। उनकी जो दाढ़ी है कटी छटी और सफ़ेद है। उनकी नाक लंबी है, किंतु वृद्धावस्था के कारण वह कुछ सिकुड़ी हुई है। वे सफ़ेद लंबा कुर्ता पहने हुए हैं, जो रेशमी तनी से दाहिने कंधे पर कसा हुआ है। गले में एक मोतियों की बड़ी माला है, और उस माला के मध्य में एक नीलम जड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। हाथ में तपसिए है। तपसिए का अर्थ वह जपमाला। इसके पूर्व भी इस एकांकी की भाषा शैली को लेकर हमने चर्चा की थी। इस भाषा में अनेक अरबी, फारसी, उर्दू शब्दों का प्रयोग हमें देखने को मिलता है, क्योंकि इस एकांकी का जो पात्र है वह मुस्लिम है। विशेषकर आलमगीर औरंगजेब जो मुग़ल सम्राट है, मुग़ल सम्राट के दरबार की भाषा उस समय उर्दू थी। तो इस दृष्टि से अर्थात उर्दू या अरबी, फारसी के अनेक शब्दों का प्रयोग एकांकीकार ने इसके अंतर्गत किया है। अर्थात इस एकांकी की चर्चा इसलिए करना जरूरी है कि इसमें कुछ ऐसे अरबी, उर्दू, फारसी शब्दों का प्रयोग हुआ है जिसको देखना आवश्यक हो जाता है। आलमगीर की मुख मुद्रा अत्यंत मलिन और पश्चाताप से परिपूर्ण है। उनके दाहिनी ओर एक सुसज्जित पीठिका पर उनकी पुत्री जीनत उन्नीसा बेगम बैठी हुई है। उसकी आयु 40 वर्ष की लगभग है, देखने में सौम्य और आकर्षक। वह नीले रंग की रेशमी सलवार और प्याजी रंग की ओढ़नी से सुसज्जित है। गले में रत्नों की माला है और कमर में मोतियों की पेटी कसी हुई है। उनके मुख पर भी भय और आशंका की रेखाएं अंकित है। तो इस प्रकार और एक महत्वपूर्ण जो प्रसंग है या दृश्य है, तो इस प्रकार का रहा है कि आलमगीर की जो मुख मुद्रा है वह अत्यंत मलिन और पश्चाताप से परिपूर्ण है। जैसे कि एक तो बीमारी के कारण वो परेशान है, वृद्ध हो चुके हैं। दूसरी ओर जो महत्वपूर्ण जो बात है, उनको अपने किए हुए जीवन भर के किए हुए जो कृत्य हैं उन कृत्यों का पश्चाताप हो रहा है। तो इस प्रकार जब हम आलमगीर का जो दृश्य है या आलमगीर की जो मुख मुद्रा है उसको देखने पर हम समझ जाते हैं कि वह कितने, जैसे कि उनकी जो मुख मुद्रा है अत्यंत मलिन लग रही है। इतना ही नहीं तो पश्चाताप वह कर रहे हैं। तो इस प्रकार उनकी मुख मुद्रा अत्यंत मलिन और पश्चाताप से परिपूर्ण है या पूर्ण है। उनके जिस पलंग पर वह लेटे हैं उनके दाहिने ओर एक सुसज्जित पीठिका पर, पीठिका यानी बैठने की एक प्रकार की कुर्सी, उस पीठिका पर उनकी पुत्री जीनत उन्नीसा बेगम बैठी हुई है। हम जानते हैं कि जीनत उन्नीसा बेगम की आयु 40 वर्ष के लगभग है। देखने में वह सौम्य और आकर्षक है। वह नीले रंग की रेशमी सलवार और प्याजी रंग की ओढ़नी से सुसज्जित है। सलवार यानी कि विशेष आकार का एक पैजामा होता है। प्याजी रंग यानी कि प्याज के रंगों जैसी ओढ़नी से वह सुसज्जित है। उसके भी गले में एक रत्नों की माला है और उसके कमर में एक मोतियों की पेटी कसी हुई है। उसके मुख मुद्रा को जब हम देखते हैं तो उसके मुख पर भी भय
दिखाई दे रहा है। केवल भय नहीं है, तो भय के साथ साथ आशंका की रेखाएं भी दिख रही है। भय किस बात का है कि औरंगजेब की जो परेशानी है, औरंगजेब मृत्यु के शैया पर है और उसे आशंका भी हो रही है कि अब क्या होगा। कमरे में कोई विशेष सजावट नहीं है, किंतु सारे वायुमंडल में एक पवित्रता है। पलंग के सिरहाने 2 क्षमादान जल रहे हैं, दूसरी ओर केवल एक है, जिससे आलमगीर की आंखों में चकाचौंध न हो। पलंग के दाहिने ओर जीनत उन्नीसा की पीठिका के समीप ही एक बड़ी खिड़की है, जिससे हवा का मंद झोंका आ रहा है। उससे घने अंधकार के बीच में आकाश तारे दिखाई पड़ रहे हैं। इस प्रकार का ये वातावरण है। हम जानते हैं कि इस एकांकी का जो समय है वह रात्रि के 3 बजे का है। रात्रि के 3 बजे का ये दृश्य है, जैसे कि कमरा कोई विशेष जिसकी सजावट नहीं की गई है। अर्थात इस अवस्था में, ऐसी स्थिति में एक साधारण सा कमरा है, परंतु उस कमरे में वायुमंडल की एक पवित्रता है। हवादार है वो, खिड़कियों से बाहर की हवा अंदर आ रही है। इस प्रकार वायुमंडल की जो पवित्रता है उस कमरे में देखने को मिलती है। पलंग के सिरहाने 2 क्षमादान जल रहे हैं। क्षमादान यानी पात्रों में रखी हुई जो मोमबत्तियां हैं वह जल रही है। आज के जैसी बिजली की व्यवस्था उस समय नहीं थी, तो इस प्रकार रात के समय में ये जो मोमबत्तियां हैं वह जल रही है। सिरहाने के और 2 ये बत्तियां जल रही है और दूसरी ओर केवल एक बत्ती जल रही है। तो इस प्रकार उस कमरे में ये 3 प्रकार की बत्तियां जल रही है और इन 3 मोमबत्तियों के इस प्रकार 3 मोमबत्तियों के प्रकाश में आलमगीर की जो आंखें हैं चकाचौंध न हो, यानी कि ये जो प्रकाश बहुत तेज नहीं है, मंद प्रकाश है, जिसके कारण उस प्रकाश की तकलीफ आलमगीर की आंखों को न हो, इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। पलंग के दाहिने ओर जीनत उन्नीसा की पीठिका है, अर्थात उनके बैठने की व्यवस्था की गई है, या जिस स्थान पर वो बैठी है उसके समीप ही एक बड़ी खिड़की है। अर्थात ये जो 2 चरित्र हैं, आलमगीर उस पलंग पर लेटा हुआ है और उसके दाहिने ओर जीनत उन्नीसा बेगम बैठी है। तो उन दोनों के समीप ही एक बड़ी खिड़की है और उस खिड़की से बाहर की जो मंद हवा है, मंद हवा का जो झोंका है अंदर आ रहा है। उससे घने अंधकार के बीच में आकाश के तारे दिख पड़ रहे हैं। तो इस प्रकार जहाँ ये आलमगीर और ये उन्नीसा बेगम है, वहाँ से बाहर के आकाश मंडल में जो तारे चमक रहे हैं, अंधकार है, रात्रि का समय है, ऐसे वातावरण में बाहर का ये जो तारांगन है या आकाश के जो तारे हैं वह दिख पड़ रहे हैं। आलमगीर के सामने कोने की ओर सोने के पिंजड़े में एक पक्षी बैठा हुआ है, जो कभी कभी अपने पंख फड़फड़ा देता है। पलंग से कुछ हटकर सिरहाने की ओर एक तिपाई है, जिस पर दवा की शीशियाँ रखी हुई है। उसके समीप एक ऊंचे स्टैंड पर लंबे मुंहों वाली सोने की सुराही है, जिसमें गुलाब जल रखा हुआ है। उसके पास ही एक सोने का प्याला रेशमी कपड़े से ढका हुआ है। और इस प्रकार का जो दृश्य है उस कमरे में, उस बीमार आलमगीर के पास का ये वातावरण है, उस कमरे के वातावरण को हम देख रहे हैं। उनके पास कौन कौन सी किस प्रकार की चीज़ें हैं उसकी चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं। आलमगीर जहाँ लेटे हुए हैं उनके ठीक सामने, जैसे कि उनके बाजू में एक बड़ी खिड़की है, उस खिड़की से मंद हवा आ रही है
खिड़की के बाहर का जो दृश्य है उनको दिखाई दे रहा है, और जहाँ वह लेटे हैं उनके ठीक सामने एक कोने में सोने के पिंजरे में एक पक्षी कैद है, और उस सोने के पिंजरे में एक पक्षी बैठा हुआ है जो कभी कभी बीच बीच में फड़फड़ाने की कोशिश करता है, अपने पंखों को फड़फड़ा कर या उड़ने की वह कोशिश कर रहा है, परंतु वह उस पिंजरे में बंद है, बाहर तो नहीं आ सकता, लेकिन तो इस प्रकार की वह कोशिश कर रहा है। अर्थात इसके पहले भी मैंने इसकी चर्चा की थी। अर्थात ये सांकेतिक है, अर्थात उस पक्षी को उन्होंने कैद किया है। इस पिंजरे को देखकर या उस पक्षी को देखकर औरंगजेब को इस अवस्था में अपने पिता शाहजहां की याद आती है, जिन्होंने अपने पिता शाहजहां को भी इसी प्रकार एक कमरे में कैद किया था। तो ये सांकेतिक बात है, तो इसका प्रयोग इसके अंतर्गत उन्होंने किया है। उसके साथ ही उनके सिरहाने एक तिपाई है, और उस तिपाइयों के ऊपर कुछ दवा की शीशियाँ रखी हुई है, जिसके समीप एक ऊंचे स्टैंड पर एक लंबी मुँह वाली सोने की सुराही दिखाई रही है। तो इस प्रकार एक स्टैंड है, उस स्टैंड पर एक लंबे मुँह वाली जो सुराही है वह देखने को मिल रही है, और उस सुराही में गुलाब जल रखा हुआ है। उसी सुराही के पास एक सोने का प्याला भी है, और उस सोने के प्याले के ऊपर एक रेशमी कपड़ा ढका हुआ है। ये जो दृश्य है इस समय यहाँ हमें देखने को मिलता है। उसके बाद पर्दा उठने पर आलमगीर कुछ क्षणों तक बेचैनी से खांसते हैं, फिर एक गहरी और भारी सांस लेकर शून्य की ओर देखते हुए जीनत से कहते हैं। तो इस प्रकार अब एकांकी का प्रारंभ हो रहा है। एकांकी के पूर्व इस प्रकार का वातावरण है, अर्थात ये सारा जो प्रसंग है, ये सारा जो दृश्य है हमारे आँखों के सामने उपस्थित होता है। अब यहाँ पर्दा उठने के बाद हम जो दृश्य देखेंगे मंच पर, तो ये मंच इसी प्रकार का होगा। किले का एक साधारण सा कमरा है, कमरे की ज़्यादा सजावट नहीं की गई है, वायुमंडल से वो पवित्र है। उसके बाद एक पलंग पर ये शाहजहां एक पलंग पर औरंगजेब लेटे हुए हैं, उनको ज्वर और खांसी है। ये सारा जो प्रसंग है, ये सारा जो दृश्य है पर्दा उठते ही हमें देखने को मिलता है। पर्दा उठने पर आलमगीर कुछ क्षणों तक, अर्थात वह बहुत बेचैन है, और इस बेचैनी के साथ साथ वो खांसते हुए रुक जाता है। पुनः एक गहरी और भारी सांस लेकर शून्य की ओर ऊपर देखता है, और ऊपर देखते हुए अपने पुत्री जो उसके पास दाहिने ओर बैठी है उसके साथ बातचीत करने लगता है। यहाँ से इस एकांकी का जो कथानक है प्रारंभ होता है। अब हम ये जो संवाद है इन संवादों को देखते हैं। जैसे कि इसके पहले भी हमने देखा है कि इस एकांकी के जो संवाद है आलमगीर औरंगजेब और उनकी पुत्री जीनत उन्निसा बेगम दोनों के बीच में ही है। अन्य जो 3 चरित्र हैं जिसमें करीम, हकीम और कातिब, उनके अधिक संवाद नहीं हैं। 1-2 स्थानों पर बीच में ही एक दो संवादों का प्रयोग उनका किया गया है। तो इस प्रकार हम जानते हैं कि आलमगीर अपने जिंदगी भर के किए हुए जो कृत्य हैं उन कृत्यों को अपनी पुत्री जीनत उन्निसा बेगम के सामने व्यक्त करते हुए मरते समय अपना ये जो पापों का, कुकृत्यों का जो बोझ है उसको हल्का करना चाहता है। तो इस प्रकार पर्दा उठने के बाद, अर्थात ये जो खांसी है बीच बीच में उनको होने लगती है, बीच बीच में
खांसते हुए रुक कर वह अपने पुत्री के साथ बातचीत कर रहा है। इस एकांकी में यहाँ पात्रों के रूप में आलम शब्द का प्रयोग किया गया है। एकांकी में आलम और जीनत, अर्थात ये आलम कौन है? तो आलमगीर औरंगजेब है। आलमगीर यानी बादशाह, औरंगजेब है, और दूसरा चरित्र जीनत उनकी पुत्री उन्नीसा बेगम है। तो इन दोनों के बीच में, तो इस एकांकी के आरंभ में जैसे ही पर्दा उठता है, आलमगीर खांसते हुए जैसे कि वो बोलने लगता है, और वह अपने पुत्री को कहता है, जीनत से कहता है, खांसी एक लम्हे के लिए नहीं रुकती, कोई दवा उसे रोक नहीं सकती। जीनत, कोई दवा उसे रोक नहीं सकती। यह मौत की आवाज़ है, इसे कौन रोक सकता है? फिर खांसते हैं, मौत की आवाज़। तो इस प्रकार जैसे कि वह रुक के बात कर रहा है। जब हम संवादों को देखते हैं तो संवादों में बीच बीच में ये खांसते हुए, रुकते हुए, या कभी कभी बीच बीच में दो शब्दों के बीच में या दो वाक्यों के बीच में डैश 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 किया है, अर्थात वह रुक जाते हैं। रुक के वह बात कर रहा है और अपनी जो तकलीफ है वह अपनी पुत्री जीनत के सामने व्यक्त करते हुए वो कह रहे कि ये जो खांसी है एक क्षण के लिए नहीं रुकती है, कोई दवा उसे रोक नहीं सकती। अर्थात उन्हें पूरा विश्वास हो रहा है कि अब ये जो दवा है, अर्थात ये खांसी पर काम नहीं करेगी, ये जो खांसी है वह नहीं रुकेगी। तो इस प्रकार अपनी ये जो तकलीफ है वह जीनत के सामने व्यक्त करते हुए कहते हैं कि जीनत, कोई दवा उसे रोक नहीं सकती, यह मौत की आवाज़ है, कौन रोक सकता है इसे? पुनः खांसता है, पुनः बोलता है और कहता है कि ये मौत की आवाज़ है। ये जो जीनत है उसे धैर्य के स्वर में कहती है, ये रंग संकेत है धैर्य के स्वर में, उसको धीर देते हुए, उसको आधार देते हुए, उसका जो दुख है कुछ हल्का करना चाहती है, उनकी जो तकलीफ है उसको कम करने की दृष्टि से वह उनको धीर दे रही है। और जीनत कहती है कि नहीं जहाँ पनाह, आपकी खांसी बहुत जल्द अच्छी हो जाएगी हकीमों ने, अर्थात वह आगे कुछ बोलना चाहती है परंतु उनकी बात को काटते हुए ये जो आलम है वो बीच में ही बोलते हैं। तो इस प्रकार जैसे कि जीनत क्या कर रहे हैं, उनको धीर देने का काम कर रही है और जहाँ पनाह को कहती है कि ये जो खांसी है बहुत जल्दी ही ठीक हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। और आगे कुछ कहना चाहती है, वो कहती है कि हकीमों ने, अर्थात क्या कहना चाहती है, अर्थात ये जो बात है आलमगीर समझ जाते हैं और बीच में ही कहते हैं कि हकीमों ने कुछ नहीं समझा, कुछ नहीं समझा उन्होंने। यह खांसी कोई मर्ज नहीं है बेटी, यह खांसी सल्तनत के उखड़ने की आवाज़ है जो हमारे दम के साथ उखड़ना चाहती है। मुँह बिगाड़ कर उखड़े, कहाँ तक रोकेंगे हम? खांसते हैं, कितने बलवाइयों को नेस्त नाबूद किया, कितने गदर रोके, लेकिन ये खांसी नहीं रुकती नहीं बेटी। रुके भी कैसे? शिथिल स्वरों में। अब आलमगीर नहीं है। तो इस प्रकार अपना जो दुख है, अपनी जो परेशानी है, उनको उनके आँखों के सामने जो नज़ारा दिख रहा है उसको व्यक्त कर रहे हैं। जैसे कि हमने देखा है कि जीनत हकीमों के संदर्भ में कुछ कहना चाहती है परंतु हकीम ने कहते ही बीच में ही उसकी बात काटते हुए आलमगीर कहते हैं कि हकीमों ने कुछ नहीं समझा, अर्थात ये उनकी जो बीमारी है, हकीम यानी वैद्य। तो इस प्रकार हकीमों ने कुछ नहीं समझा, उन्होंने कुछ नहीं समझा, हकीम अब कुछ नहीं कर सकते। यह जो खांसी है कोई मर्ज नहीं है, इस खांसी की कोई अब दवा नहीं है। तो इस प्रकार अपनी बेटी को कह रहे हैं कि ये जो खांसी है, ये जो सल्तनत है, ये जो शासन है, यह उखड़ने की आवाज़ है जो हमारे दम के साथ उखड़ना चाहती है, हमारे साथ
अर्थात ये जो सल्तनत है उसको समाप्त करना चाहती है। उसका जो मोह है बिगड़ जाता है, उखड़े, और कहाँ तक हम उसको रोक पाएंगे? अब हम उसको कैसे रोक सकते हैं? वो जो ताकत है आज हमारे पास नहीं है, क्योंकि जैसे कि भले ही हम आलमगीर हैं, बादशाह हैं, लेकिन इस खांसी को आज हम रोक नहीं सकते। हमने जिंदगी भर क्या नहीं किया, अर्थात अपने बेटे को अपने जीवन भर के जो शूरवीरता के साथ जो संघर्ष है, वो जो संघर्ष है उन संघर्षों का भी उल्लेख वो कर रहा है। कितने बलवाइयों को नेस्तनाबूद किया, बलवाई यानी कि बलवान शूरवीर लोगों को नेस्तनाबूद किया, पराभूत किया, समाप्त किया। कितने गदरों की, गदर यानी आंदोलन, तो इस प्रकार कितने आंदोलनों को हमने रोका है, कितने संघर्षों को रोका है, कितने लड़ाइयों को रोका है, लेकिन ये जो खांसी है अब रुकती नहीं है। और रुके भी कैसे? वो कहता है कि रुके भी कैसे? थोड़ा सा उसका जो आवाज़ है शिथिल होता है, अब उसे बुरा लग रहा है, और वो कहता है कि अब आलमगीर नहीं है, ये जो बादशाह है वो अब बादशाह नहीं रहा है। उसके बाद जीनत उसको धीर देते हुए कह रही है कि नहीं जहाँपनाह, आज भी हिंदुस्तान और दक्कन आपके इशारे पर बनता और बिगड़ता है। आपके तेवर देखकर अफगानिस्तान भी घुटने टेकता है। राजपूत, जाट, मराठे और सिख आज भी आपसे लोहा नहीं ले सकते। तो इस प्रकार जैसे कि जो जीनत है औरंगजेब को इस अवस्था में उसको धीर देने का काम कर रही है, उसका दुख, उसका दर्द कुछ कम करने की कोशिश कर रही है, और वो कह रही है, समझा रही है कि आज भी आप हिंदुस्तान के बादशाह हैं, आज भी आपके इशारे पर ये जो हिंदुस्तान और जो दक्कन है आपके इशारे पर बनता और बिगड़ता है। जो भी कुछ यहाँ होता है आपके इशारे पर ही होता है। आपके जो तेवर है देखकर, आपका ये जो नज़ारा है देखकर, आपको याद करते हुए ये जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान घुटने टेकता है। और यहाँ के जो राजपूत, जाट, मराठे और सिख आज भी आपसे लोहा नहीं ले सकते। लोहा लेना संघर्ष करना। तो इस प्रकार इस एकांकी में मुहावरे, लोकोक्तियाँ या कुछ ऐसी सुक्तिपूर्ण, महत्वपूर्ण जो विचारधारा होती है, तो उसका भी प्रयोग एकांकीकार ने किया है। तो इस प्रकार लोहा लेना मुहावरा है, लेकिन आज भी आपसे कोई संघर्ष नहीं कर सकता है, आपको आपके साथ संघर्ष करने में डरते हैं। तो यालम कहता है लेकिन शिवाजी ले सकता था, हमारी थोड़ी सी लापरवाही से वह हाथ से निकल गया, उसकी वजह से जिंदगी भर परेशान रहा, लेकिन था बहादुर और दिलेर। खैर, काफिर बजहन्नुम रफ्त खांसते हैं। उसका बेटा संभाजी रुक जाते हैं और गहरी सांस लेते हैं। इस पर एक एक प्रसंग वह याद कर रहे हैं। तो इस प्रकार उनकी जो बेटी जीनत है उन्हें समझा रही है कि आज भी आप हिंदुस्तान के बादशाह हैं, आज भी पूरा हिंदुस्तान और दक्कन आपके इशारे पर बनता और बिगड़ता है। आपके तेवर देखकर ही अफगानिस्तान घुटने टेकता है। राजपूत, जाट, मराठे, सिख आज भी आपसे लोहा नहीं ले सकते। परंतु ये जो आलमगीर है वो कहता है कि लेकिन शिवाजी ले सकता था, आज भी शिवाजी ये जो लोहा है ले सकता। थोड़ी सी लापरवाही के कारण ये जो छत्रपति शिवाजी है वह हाथ से निकल जाने की बात वो कर रहा है, और उसकी वजह से, शिवाजी के वजह से जिंदगी भर अर्थात परेशान रहने की जो बात है उन्होंने यहाँ व्यक्त की है। लेकिन शिवाजी के संदर्भ में वो कहता है कि लेकिन बहादुर और दिलेर अर्थात थोड़ा सा रुकता है, नहीं कि कुछ बोलना चाहता है, परंतु बीच बीच में ये जो यादें हैं उनको सता रही है, परेशान कर रही है। तो इस प्रकार जैसे कि औरंगजेब छत्रपति शिवाजी के संदर्भ में कहता है कि आज भी शिवाजी मेरे साथ लोहा ले सकता है, थोड़ी सी लापरवाही के कारण वह हमारे हाथ से निकल गया, जिसके कारण जिंदगी भर हमें परेशान होना पड़ा। छत्रपति शिवाजी बहुत बहादुर और दिलेर होने की बात इस अवस्था में वह अपने बेटी के सामने कर रहा है।
परंतु उसके साथ साथ यह थोड़ा सा रुकता है, खैर ठीक है कहता है। और काफिर जहन्नुम रफ्त कहते हुए, जैसे कि काफिर यानी कि जो नास्तिक, अर्थात उनका जो नास्तिक, काफिर का अर्थ नास्तिक होता है, और वजन्नुम यानी कि नरक, जैसे कि जो धर्म को न मानने वाले जो लोग हैं उन लोगों को उन्होंने नरक का रास्ता दिखाने का काम किया है। पुनः खांसता है और कहता है कि उनका बेटा संभाजी का उन्होंने किस प्रकार करुणांत किया, कत्ल किया, वो जो प्रसंग है उनको याद आ रहा है। उनका बेटा संभाजी कहता है, रुक जाता है और पुनः गहरी सांस लेता है। उसकी पुनः जीनत क्या कर रही है, धीर देने का काम कर रही है। छोड़िए इन बातों को, जहाँ पना ये बातें इस वक्त दिल और दिमाग दोनों को खराब करने वाली है। आप जैसे ही अच्छे होंगे, पुनः ये कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन उनकी बात को काटते हुए आलमगीर आगे कहता है कि बीच में ही अब अच्छे नहीं हो सकते जीनत, चंद घड़ियों की जिंदगी, कौन जाने कब खामोशी आ जाए। लेकिन बेटी हमने एक दिन भी आराम नहीं किया, पुनः खांसता है। तो इस प्रकार जैसे कि जीनत उसे चुप होने के लिए, धीर देने की दृष्टि से उसे चुप करना चाहती है, लेकिन जैसे कि जो जीनत है धीर देते हुए कहती है कि ये जो बातें हैं, इस प्रकार की पहले की जो बातें हैं उसको याद करते हुए, या उसको याद करने से दिल और दिमाग दोनों भी खराब हो रहा